हाय। तो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। अभी इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के बेसिक यानी म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड के वेबसाइट कौन से होते होते हैं, डाटा कैसे निकालना होता है, एक बेसिक स्क्रैच से लेके एक एडवांस तक मैं आपको बताऊं। ठीक है। तो जिनको कुछ भी मालूम नहीं कि हाँ पहली बार है म्यूचुअल फंड, नाम ही पहली बार सुना है, तो आपके लिए भी बहुत सबसे हेल्पफुल रहेगा ये। तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि म्यूचुअल फंड क्या है। ठीक है। तो अभी म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक कंपनी है। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है कि कोई भी, अगर मैं चाहूँ तो मैं म्यूचुअल फंड ओपन नहीं कर सकता, राइट। एक म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड कंपनी होती है म्यूचुअल फंड या कंपनीज एक्ट के अंदर। कोई भी आज मुझे लगा कि कंपनी शुरू करनी है म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर, मैं नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट उसके बाद आता है कंपनी। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स है, यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है, ये जो इन्वेस्टर्स है, ये म्यूचुअल फंड कंपनी, जो मैंने कहा था म्यूचुअल फंड कंपनी को एएमसी कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, राइट। ये जो इन्वेस्टर्स है ये म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना पैसा देते हैं। पैसा मतलब कोई फिजिकल पैसा अलाउड नहीं होता। सभी जो ट्रांजेक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड कंपनी को जब इन्वेस्टर पैसे देते हैं तो वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी ये वो जो पैसे जाने का रूट होता है वो बहुत सटीक होता है। कोई भी ब्लैक मनी नहीं जा सकता या फिर कोई भी गलत पैसे नहीं जा सकते, और आपके ट्रांजैक्शन बहुत ही सिक्योर्ड होते हैं। ठीक है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये म्यूचुअल फंड कंपनी है। वो जो इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड जो कंपनी है, जो मैंने कहा कि एएमसी कहते हो उसे हम, एएमसी का मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, राइट। तो वो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में, बॉन्ड्स, इक्विटी यानी स्टॉक हो गया। ठीक है। स्टॉक्स जिसे हम शेयर्स कहते हैं, जैसे रिलायंस, टीसीएस, सबसे बेसिक। अभी जिनको थोड़ा एक स्लो पेस से जाना है, मैं उनके लिए बताता हूँ। अगर आपके पास पैसे है, आपको इन्वेस्टर आप मान लो, आप पैसे किसको देते हो? म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनी कौन होता है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, आईसीआईसीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एचडीएफसी होते, बहुत सारे होते, क्वांट के होते, निपॉन इंडिया होते। अगर आपने बेसिक बेसिक सुना हो तो उनको आप पैसे देते हैं, और वो जो फंड मैनेजर है वो आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं, राइट। आप म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, उनको पैसे देते हो। और ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो आपके पैसे ऑन बिहाफ ऑफ यू इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट होते हैं। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि जो म्यूचुअल फंड है या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है वो सिर्फ इक्विटी यानी स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा नहीं होता। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड गोल्ड फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं वो। ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यानी ये डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आरबीआई के बॉन्ड्स हो गए, यानी बहुत सारे बॉन्ड मार्केट है, डेट मार्केट हम उसे कहते हैं, राइट। उसके बाद मैंने कहा कि एएमसी ये जो कंपनी है, यहाँ पर जो कंपनी आपको दिख रही है म्यूचुअल फंड कंपनी, ऐसे कोई म्यूचुअल फंड कंपनी नाम नहीं होता, उसे हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अभी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट यानी मनी, पैसे, एसेट को कहते हैं पैसे, मैनेजमेंट कंपनी, बहुत ही सिंपल वैसे, द फर्म दैट इन्वेस्ट पूल्ड मनी। पूल्ड मनी मतलब एक जगह पर लाया हुआ इन्वेस्टर का मनी जो इन्वेस्ट करते हैं उसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी कहते हैं। ये इन्वेस्टोपीडिया की बेसिक डेफिनेशन है, राइट। हाँ। उसके बाद आते हैं, अभी एएमसी कौन से हो गए? मैंने कहा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, कैनरा रेबको एसेट मैनेजमेंट, डीएसपी, एलआईसी। अभी बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा कि एलआईसी इंश्योरेंस बेचता है, राइट, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है। बट एलआईसी के म्यूचुअल फंड जो स्कीम्स है वो भी है, ये ध्यान में रखना। जैसे हम लार्ज कैप कहते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, बहुत सारे फ्लेक्सी कैप हो गए, सभी ईएलएसएस, वैसे एलआईसी की बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि एलआईसी के इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, इंश्योरेंस पॉलिसीज में। तो उसके अलावा एलआईसी के म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट रिटर्न्स अच्छे नहीं, वो बात अलग है। एसबीआई के है, एसबीआई, जितने सारी बैंक है उनके सबके एसेट मैनेजमेंट जो एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो अवेलेबल है। बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस का म्यूचुअल फंड है, ये बैंक नहीं करता, ये ध्यान में रखना। बैंक अलग ऑर्गेनाइजेशन है और कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान में रखना। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईडीएफसी बैंक अलग है और आईडीएफसी म्यूचुअल फंड वो अलग है। ठीक है। उसके बाद कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, मीराई एसेट,
ITI म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप अच्छा है। अच्छा मतलब ये कोई सजेशन नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ। निपॉन स्मॉल कैप के लिए फेमस है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप भी बहुत अच्छा है, वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद आता है कि जब हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट, वो तो हमारे पैसे लेके भाग सकती है, राइट। उसमें आता है सेबी का रोल। तो सेबी क्या करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का ये रोल ऑफ सेबी हम प्रॉपर तरीके से देखने वाले। प्रोमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस, बहुत बार आप टीवी पे न्यूज देखते हो कि इन्वेस्टमेंट्स आर सिक्योरिटीज टू मार्केट रिस्क, राइट। वो इम्पोर्टेंट है कि आपको वो एक स्ट्रक्चर वे से टोकते रहते कि ध्यान रखना, पैसों का ध्यान रखना, कोई भी गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट ना करना, क्योंकि यहाँ पर श्योर शॉट जैसे एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर रिटर्न्स नहीं मिलते। सेबी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट सिक्योरिटीज इंटरमीडिएट like mutual fund companies after scrutinizing eligibility, राइट। तो जो एएमसी है, एएमसी पर ध्यान रखना सेबी का काम है कि गलत पैसे नहीं आ रहे। जो एएमसी है उनको वो सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं, उनको फैक्ट शीट देना पड़ता है हर एएमसी को। जब आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी एएमसी में, निपॉन होगा, एचडीएफसी, कोटक, सभी को हर मंथ का फैक्ट शीट देना पड़ता है कि उनका जो पैसा आया हुआ है वो उन्होंने कहाँ पर इन्वेस्ट किया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। तो वो ध्यान रखता है सेबी, क्योंकि बहुत सारा पैसा आता है। अकेले परक पारिक फ्लेक्सी के आपके पास लगभग 50-60 thousand करोड़ का एम है। तो पैसों का जो ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऊपर, वो सेबी काम करता है, ठीक है। अगर इन्वेस्टर को कोई इशू है तो वो सेबी का पोर्टल है स्कोर्स नाम का, वहां पर आप इशू रेज कर सकते हो कि कोई भी आपको क्वेरी आए तो आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग से भी कंडक्ट सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग टू इन्वेस्टिगेट मार्केट इरेगुलरिटीज इन म्यूचुअल फंड। ऐसा ना हो कि आपने पैसे इन्वेस्ट किया और फंड मैनेजर ने कहीं गलत जगह पर इन्वेस्ट किया, नहीं। जैसा फैक्ट शीट में कहा है कि 10% अगर रिलायंस में हो तो 10% होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान में रखना। और ये से भी मॉनिटर करता है, मैं आगे बताऊंगा। अभी बहुत लोगों को से भी मालूम नहीं होगा सेबी क्या है, ये भी बता देता हूँ। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन 12th अप्रैल 1988। यहाँ पर लिखा, यहाँ पर सेकंड लाइन में द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन द ईयर 1992 एज अ प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है, कोई भी लॉ के थ्रू अगर कोई बॉडी फॉर्मेशन हुआ है, कोई भी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी लॉ है, उसके कारण अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ है तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं सबसे। तो ये लॉ से फॉर्म हुआ ऑर्गेनाइजेशन है से भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। बोर्ड मीटिंग, पावर एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड, सिक्योरिटीज अपेलेंट ट्रिब्यूनल। मैंने कहा कि आपके अगर कोई इश्यूज है, क्वेश्चन है, वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई फ्रॉड हुआ है या कुछ गलत चीजें है, ये सेबी का पोर्टल का मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है डायरेक्टली। तो स्टैट्यूटरी बॉडी, बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन हो, क्योंकि मैंने इसमें बहुत बेसिक स्क्रैच से लेके एडवांस तक कवर किया है मैंने कि स्टैट्यूटरी, आपके मन में क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और गवर्निंग बॉडीज कौन से है और ये सच में गवर्नमेंट रेगुलेटेड है या नहीं, ठीक है। और स्टैट्यूटरी, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा नहीं बहुत लंबा हो सकता है, तो डाउनलोड कर लेना, सेव कर लेना, जो आपकी मर्जी चाहे। तो स्टैट्यूटरी बॉडी और स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी मतलब क्या है, कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी और स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी इज अ बॉडी सेटअप बाय लॉ दैट इज ऑथराइज्ड टू इम्प्लीमेंट सर्टेन लेजिस्लेशन ऑन बिहाफ ऑफ रिलेवेंट कंट्री। तो यहाँ पर इंडिया का नाम भी आता है, स्टैट्यूटरी बॉडी से भी है। ये क्लियर हुआ। तो किसी ने पूछा कि भाई मेरा पैसा गया तो क्या कर सकते हैं, नहीं जाता, मतलब बहुत सर्वेलेंस होता है, बहुत मॉनिटरिंग किया जाता है, राइट। एक मिनट, ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, राइट। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में अभी मेरे पैसे, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में आपको बताता हूँ। अभी जो एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो बहुत सारे पैसे मैनेज करते हैं। बट अगर मेरे पैसे मुझे बहुत सेफ चाहिए कि कोई भी मार्केट कंडीशन हो, 5 साल मुझे इन्वेस्ट करने हैं, मुझे ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, एकदम कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, तो मैं डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ये टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड आप स्कीम भी कह सकते हो, राइट। इक्विटी मतलब वो टोटल उनका जो मनी वो स्टॉक्स में, शेयर्स में
रिलायंस होगा, टीसीएस होगा, इन्फोसिस, विप्रो, उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेट यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड, मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। हाइब्रिड मतलब, अगर हाँ, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि मार्केट अगर बहुत वॉलेटाइल हुआ, कि मान लो कोरोना आ गया या कोई भी फ्रॉड हुआ बड़ा, तो मार्केट करेक्ट होता है। अभी अगर आपने इलेक्शन के पहले ही देखा होगा, तो इलेक्शन के समय मिड कैप स्मॉल कैप बहुत करेक्ट किया था, लगभग 10-10% मेरे ख्याल से करेक्शन किया था। तो जिसके 10,000 20,000 1-2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, उसका तो कुछ नहीं। पर जिसके पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मान लो 4 करोड़ का कॉर्पस है, 5-10 करोड़ का कॉर्पस है, तो उसके लिए तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। तो पूरा एक्सपोजर इक्विटी में, 100% इक्विटी में ना देते हुए, वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? इक्विटी और डेट। यहाँ डेट का मतलब क्या होता है? डेट मतलब जहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो जैसा एफडी होता है, आपने बैंक को लोन लिया, ठीक है, अपनी एफडी करा, वहां पर बैंक आपको फिक्स इंटरेस्ट देता है। वैसे ही म्यूचुअल फंड का क्या करता है, डेट सिक्योरिटीज में, यानी डेट के म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, वो टीसीएस को लोन देंगे, या बहुत बड़े बड़े जो कॉर्पोरेशन है उनको वो लोन देंगे, जो कि आप डायरेक्टली नहीं दे सकते। गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स है उनमें इन्वेस्ट करते हैं, उनसे उनको रिटर्न मिलता है। शॉर्ट टर्म बॉन्ड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, कमर्शियल पेपर्स इशू करते हैं कंपनीज, डिबेंचर से उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां पर कंसिस्टेंट मनी इन्वेस्ट हो रहा, कंसिस्टेंट रिटर्न मिल रहा है। अभी यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। मान लो म्यूचुअल फंड जो क्या कहते हैं, एएमसी का जो एसेट मैनेजमेंट का मैनेजर है, राइट, फंड मैनेजर है, अगर उसने गलत पैसे, मान लो रिलायंस लॉस में चला गया, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग मतलब क्या है, कि म्यूचुअल फंड जिस कंपनी में लोन दे रहे हैं, वो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग होती है, कि कंपनी सच में अच्छी है क्या। हम अगर उनको लोन दे रहे हैं, तो लोन वापस भी मिलना चाहिए ना, रिटर्न इंटरेस्ट तो मिल सकता है 1-2 साल, बट कंपनी डूब गई तो पूरा जो कैपिटल है वो तो डूब जाएगा, इन्वेस्टर का पैसा। तो उसके लिए क्रेडिट रेटिंग, यानी रिलायंस के पास अच्छी बैलेंस शीट है या नहीं, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है या नहीं, वो जानने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है। और बहुत स्क्रूटिनाइज वे से डेट म्यूचुअल फंड को, क्योंकि बहुत लोगों ने अभी 4-5 साल में इक्विटी में बहुत रिटर्न मिला है उनको, राइट। तो उसकी वजह से डेट में ध्यान नहीं देते, बट सबसे बड़ा जो मार्केट है वो डेट का मार्केट होता है, ये ध्यान में रखना। क्योंकि डेट मार्केट बहुत बड़ा है, इक्विटी से बहुत बड़ा डेट मार्केट होता है। कमर्शियल पेपर मतलब म्यूचुअल फंड ही नहीं, जो डेट मार्केट है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो बहुत बड़ा चलता है, ठीक है। मनी मार्केट यानी वही डेट टाइप ही होता है, हाइब्रिड। मैंने जो कहा कि इक्विटी और जो डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। ईएलएसएस मतलब, ये स्कीम्स म्यूचुअल फंड के स्कीम्स के टाइप को है ये। ईएलएस मतलब जो टैक्स सेविंग, जो सेक्शन 80 सी, मेरे ख्याल से सेक्शन 80 से, उसके अंदर आपको 1.5 लाख तक का साल का डिडक्शन मिलता है। जैसे अभी सबसे इम्पोर्टेंट, ये म्यूचुअल फंड के टाइप है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेंशन फंड, राइट। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले लोगों को पेंशन पेंशन मिलती थी, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट थे, बट अभी जिनको पेंशन नहीं मिलती, बराबर है, तो पेंशन उनको क्या सरकार खुद के जेब से नहीं देती थी। जो उनके ही पेमेंट थे या जो उनकी सैलरी थी, उनमें से पार्टली अमाउंट कट करती थी, वो इन्वेस्ट करती थी। जिसकी 30 ईयर्स 40 ईयर्स सर्विस हुआ है, कंप्लीट हुई है, उनको वो एज ए पेंशन चल रही थी, क्योंकि उनका कॉर्पस 30-40 ईयर से बढ़ चुका होता है, 30-40 ईयर्स ग्रो हुआ होता है। वैसे ही अभी तो पेंशन नहीं है, आप गवर्नमेंट पर्सन हो या नॉन गवर्नमेंट हो, बट अगर मुझे पेंशन चाहिए, तो पेंशन फंड्स भी होते हैं। पेंशन फंड एग्जैक्टली सेम एक्ट करते हैं जैसे गवर्नमेंट पेंशन देती थी। वो आपका जो 30-40 ईयर्स आपको एज एस आई पी कह सकते हो, मंथली ईयरली आपको पैसा डालना होता है। 30-40 ईयर्स तक आपको कॉर्पस ग्रो करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको मंथली पेंशन होती है। पेंशन फंड में 60 ईयर्स के बाद आपका पेंशन, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट में सर्विसेज में होता है, वैसे ही 60 ईयर्स के बाद आपका पेंशन फंड शुरू होता है, आपको मंथली पेंशन मिलना। बट उसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, राइट। कि प्राइवेट अगर आपको 1 लाख की सैलरी है, तो 30,000 या 20,000 ही पकड़ लो, अब महीने का आपका उतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एज एस आई पी या पेंशन फंड में। उसके बाद इंडेक्स फंड होते हैं। इंडेक्स फंड मतलब निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, थीमेटिक फंड भी होते हैं, जैसे कंजम्पशन फंड हो गया, पावर कंजम्पशन फंड है, ठीक है, बहुत सारे। और सेक्टरल फंड, सेक्टरल फंड तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि मान लो हम निफ्टी 50 का अगर पिछले 5-10 साल का रिटर्न देखें, तो 12-13% का सीएजीआर है, 14% पकड़ लो आप, ठीक है। 14% का पिछले 10 सालों का रिटर्न है।
बट हम क्या करते हैं कि एक प्लेन इन्वेस्टमेंट है हमारी कि हाँ निफ्टी में पैसा लगा दिया, कोई इशू नहीं। बट सेक्टरल, अब ये जो सेक्टर ये क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि निफ्टी हमेशा ग्रो करता है, ठीक है। बट ऐसा कोई ना कोई सेक्टर होता है कि जो हमेशा ग्रो करता है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए कि मान लो सबसे इम्पोर्टेंट पिछले, मैं आपको रिटर्न भी दिखाऊंगा कि पिछले 1 साल में किस सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, ठीक है। उसके बाद पावर एंड कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, सिंपल वे में ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, लगभग लगभग आप पकड़ लो 25-30 सेक्टर है। तो उसका डाटा अगर हमें मिले कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्मिंग है, तो रैंडम पैसे लगाने की जगह हम सेक्टरल वे में पैसे लगा सकते हैं, या उस सेक्टर में जो कि ग्रोइंग सेक्टर है उसमें हम पैसे लगा सकते हैं। तो थोड़ा एनालिटिक्स, थोड़ा डाटा यूज करके अगर रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं तो क्यों ना ले, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक रैंडम वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हाँ चलो निफ्टी के फंड में, इंडेक्स फंड में पैसे डाल दे। हाँ, कोई कोई इशू नहीं है, जिसको टाइम नहीं है, जिसको एनालिटिक्स मालूम नहीं, उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई लोग होते हैं कि डायरेक्टली स्मॉल कैप में डाल देते पैसे कि बहुत रिटर्न है, पिछले 4-5 साल को देख के स्मॉल कैप मिड कैप में डाल देते पैसे कि हाँ भरा डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ऐसा होता नहीं है, म्यूचुअल फंड बहुत एक स्ट्रक्चर्ड वे, वैल्यूएशन होते हैं कि बेस्ट टाइम फॉर स्मॉल कैप कौन सा होता है, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन मिड कैप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सी कैप फंड है, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन फ्लेक्सी कैप, ये भी बहुत एक स्ट्रक्चर्ड वे में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि डेट फंड, जो मैंने कहा कि व्हाट इज डेट फंड, हाउ, ये एमफी की वेबसाइट है। एमफी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेबी की तरफ से मैं दिखाता हूँ, मैंने लाया है। एमफी क्या है, द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया, यानी AMFI इज अ नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या, मैं मेरे मन से नहीं लिखा है, ये नॉन, एमफी जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको मालूम होगा कि एमफी एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो डेट फंड का उन्होंने लिखा है, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन डेट फंड्स आर नॉट एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स, हाउएवर इट इज टर्म्स ऑफ सेफ्टी। मैंने कहा कि डेट फंड इन्वेस्टमेंट ही ऐसे जगह पर करते हैं कि उनको ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, बट कंसिस्टेंट एफडी या उसके कंपैरिजन से ज्यादा रिटर्न चाहिए। इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करते, वो डेट जो सिक्योरिटीज है, डेट यानी जो फिक्स इनकम दे सकते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर हो गए, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट म्यूचुअल फंड, ये भी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड या इंडिया एमपी की वेबसाइट से डाटा है या लिया है, आप जा सकते हो। बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, बहुत अच्छा डाटा भी प्रोवाइड करता है, सेव कर लेना, एसोसिएशन एमपी डाल देना गूगल पर, वो आपको मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड्स आर फॉर एक्सपर्ट्स नहीं, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, दैट इज इक्विटी, बॉन्ड, मैंने कहा था बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड एज वेल एज गवर्नमेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड मतलब जहां पर एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता है, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेशन है, यानी कंपनी है, उनको वो बॉन्ड इशू करते हैं, राइट। अपने NHAI की बॉन्ड सुने होंगे, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट होती है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कोलेटरल बोरोइंग, बहुत बहुत। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स आर फॉर एक्सपर्ट, ये फैक्ट क्या है कि म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स के लिए नहीं, म्यूचुअल फंड्स एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए है, राइट। बट उसे मैनेज करते हैं प्रॉपर प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। तो आप आपका पैसा फंड मैनेजर्स को देते हैं और वो आपके बिहाफ पे, सिंपल चीज है, अगर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो मैं प्रोफेशनल ड्राइवर रखूंगा, या जिसको ड्राइविंग आती है उसको रखूंगा और वो गाड़ी अच्छे से चलाएगा। सिंपल चीज है, प्रोफेशनल सर्विस यूज करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कभी आप बीमार पड़े तो खुद से खुद मेडिसिन, थोड़े टाइम मतलब सिंपल सर्दी बुखार है वो चल जाएगा, बट एक प्रॉपर सीरियस सीरियस डिसीज है, आप खुद का दिमाग नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो आपका उतना नॉलेज है नहीं, या वो आपका प्रोफेशनल फील्ड है नहीं। तो मैनेजिंग मनी, मेरा कोट है कि मैनेजिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग मनी, ये मेरा फेवरेट कोट है कि पैसे बनाने से पैसा जो मेंटेन करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्रोफेशनल पीपल है, फंड मैनेजर से उनकी आप हेल्प, उनसे आप हेल्प करते हो, आप हेल्प ही कह सकते हो, और उनका पैसे मैनेज करने के लिए आप देते हो, आपकी एक छोटी सी फी कट करते हो, वो आपका एक्सपेंस रेशियो है, जिससे म्यूचुअल फंड में वो कोई फुकट मैनेज नहीं करते, बहुत सारा वेल स्ट्रक्चर्ड, क्या कहते हैं हम उसे, स्ट्रक्चर कैपेक्स होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, रिसर्च रिपोर्ट, बहुत सारे लोग काम करते हैं डे एंड नाइट, ठीक है। ये मैंने बता दिया। एमपी एमपी एक नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो मैंने कहा कि हाँ ये समझ में आया कि म्यूचुअल फंड क्या है,
कि म्यूचुअल फंड लोगों से पैसे लेते हैं, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो मैंने पहले लिस्ट बताई थी, वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बहुत सारे, ये सब ये इससे ज्यादा भी, लगभग लगभग मेरे ख्याल से 2000 2500 म्यूचुअल फंड के स्कीम से एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर स्कीम्स होते हैं। कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का स्मॉल कैप होगा, लार्ज कैप होगा, मिड कैप होगा, फ्लेक्सी कैप होगा, वैसे ही सभी का। अभी मैं ये डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, जो सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं, राइट, कि फेसबुक, इंस्टा, वहां पर तो बहुत सारे रील्स या बहुत सारा कंटेंट फ्लो होता है कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप क्या होता है। बट जिसके पास, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, उनके पास ये प्रॉपर नॉलेज होता नहीं है कि सच में म्यूचुअल फंड के इतने सारे, यहाँ से ही कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये कौन से ले, आईसीआईसीआई का ले, डीएसपी ले, एचडीएफसी ले, एसबीआई ले, या फिर कोटक ले, लग तो सभी अच्छे रहे। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपका आता है डाटा, काम आता है कि भाई इसमें से सबसे अच्छा, अगर एचडीएफसी इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, तो क्या एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी सबसे अच्छा रिटर्न देगा या दे रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी एलआईसी दे सकता है, एक्सिस दे सकता है, आईसीआईसीआई भी दे सकता है। वो आपका डाटा होना चाहिए, वहां पर आपकी प्रोफेशनल जॉब सर्विसेज है, वो आपके काम में आते हैं। ठीक है। हाँ, टाइप्स ऑफ फंड्स, मैंने कहा कि सेक्टरल फंड्स होते हैं जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिंपल चीज है, मैं अभी एक क्विक एग्जांपल देता हूँ। आज क्या डेट है? 29th ऑफ जून 2024। 2 दिन पहले, एक दिन पहले एक न्यूज आया कि जो टेलीकॉम जो कंपनीज है, जियो हो गया या फिर एयरटेल, वो आपने जो रेट्स है वो 20-13% से 20-30% से इंक्रीज करने वाले, बराबर। वो प्राइजेस इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली उनको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। तो अगर आपको वो चीजों का फायदा उठाना है कि ऑब्वियस प्रॉफिट सेक्टर है, कम्युनिकेशन सेक्टर है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये थीमेटिक फंड हो गया या सेक्टरल फंड है। इंटरनेशनल है कि इंटरनेशनल, मान लो यूएस के जो स्टॉक्स है उनमें एक उनका एक्सपोजर अगर चाहिए तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंडेक्स फंड है, टेक्नोलॉजी है, मान लो टीसीएस वगैरह टेक्नोलॉजी फंड से बहुत जबरदस्त बैलेंस शीट होती है वैसी कंपनी की, लॉन्ग टर्म के लिए टेक्नोलॉजी बूम है, उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट फंड है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो स्मॉल कैप फंड है, थीमेटिक फंड है, यूटिलिटी, मल्टी कैप है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट, अभी एक एक मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे फंड्स है, बहुत सारी स्कीम्स है, टाइप ऑफ स्कीम्स है। ठीक है, सेक्टर के, तो एक एक करके मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे बेसिक तो ये हुआ। ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये है डाटा, सबसे इम्पोर्टेंट। कि मान लो म्यूचुअल फंड हमें पता चला कि स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, या अभी कोई भी फ्लेक्सी कैप में, और कौन से इसमें करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। कि मैं हमेशा प्रेफरेंस करता हूँ कि मुझे मैं न्यूज़ सुना या किसी ने बता दिया कि इसमें इन्वेस्टमेंट करो, मैं बिलीव नहीं करता। सिंपल चीज़ है, मेरे सामने डाटा लाओ, मैं डाटा के बहुत एनालिटिक्स करता हूँ मैं डाटा का। और हम डे एंड नाइट, हमारे जो इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट है, वो डाटा को इतना क्रंच करते हैं कि कंटिन्यूस हम डाटा को रीड करते रहते हैं कि कौन से सेक्टर में अच्छा चल रहा है, कौन सा सेक्टर बुरा है। ऑब्वियस चीज है, बुरा सेक्टर अवॉइड करो, अच्छे सेक्टर में इन्वेस्ट करो। नहीं 30% तो 15% तो मिलेगा, राइट, 16-17% तो मिल जाएगा। ठीक है, अगर सेक्टर में बूम है तो। सबसे इम्पोर्टेंट, रिटर्न को कभी प्रायोरिटी नहीं रखनी इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 1 साल का, 2 साल का गेम नहीं है। जब आप कंपाउंडिंग कहते हो, तो कंपाउंडिंग 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, और 30 ईयर्स में लोग ये कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट जब तक है तब तक ये बूम चल रहा है, या गवर्नमेंट में बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए है, तब तक है। बट ये ध्यान में रखो कि कभी ना कभी ये 30-40 ईयर्स में बीजेपी भी चेंज हो जाएगी, कांग्रेस भी आएगी, फिर से बीजेपी भी आएगी। तो आपका इन्वेस्टमेंट या आपका जो पोर्टफोलियो है वो ऐसा डगमगाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं डगमगाना चाहिए कि ये गवर्नमेंट से हैम्पर हो जाए, वो गवर्नमेंट से हैम्पर हो जाए, बिल्कुल नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये डाटा मैं आपके सामने लेके आया कि ये जो वॉयलेट कलर है, ठीक है, वॉयलेट पर्पल जो भी है, वो यहाँ पर एफआई का डाटा है कि फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे ख्याल से 20-30% जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करते हैं। जो फॉरेन के बड़े बड़े जो लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा है, ऑब्वियस चीज है, वो इन्वेस्टर्स है। वो कोई भी हो सकता है, यूएस के, ब्रिटेन के, या कोई भी। तो
दिसंबर 23 का डाटा है कि हर मंथ वाइज हम एनालाइज करते हैं कि फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, एफआईआई और म्यूचुअल फंड्स, वो स्टॉक बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। अगर ऑब्वियस चीज है, वो खरीद रहे हैं तो मार्केट पुश ऊपर जाएगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई का कुछ तो होता है। और वो क्यों बेच रहे हैं, क्या हुआ है, वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं क्या, वो रैली क्रिएट कर रहे हैं क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये ध्यान में रखना चाहिए आप, ठीक है। तो दिसंबर में एफआई ने डाटा स्टॉक्स बेचे थे। ये डाटा है आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हो। जनवरी में फिर से एफआई ने स्टॉक्स बेचे थे। उसके बाद ये म्यूचुअल फंड का एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड, उन्होंने भी जनवरी में स्टॉक्स को बेचा था। कंटिन्यूस एफआई डाटा बेच मतलब स्टॉक्स बेचते रहे हैं, ठीक है। फेब 24 में बेचा था, मार्च 24 में भी बेचा था। उसके बाद अप्रैल में उन्होंने थोड़ी बहुत बाइंग की। उसके बाद मई के मंथ में फिर से उन्होंने बहुत बेच दिया। अभी जून का डाटा मैंने यहाँ पर मतलब जानबूझ के लिया नहीं। तो जून का डाटा क्यों लिया नहीं मैंने आपको, मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। जून के 4 ऑफ जून को इलेक्शन के रिजल्ट थे, 4 या 5 को रिजल्ट थे। उसके 4-5 दिन पहले से एफआई ने दबा के म्यूचुअल स्टॉक्स में बाइंग करना चालू किया। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई एक ऐसे इवेंट्स होते हैं, हम बोलते हैं ना कि इवेंट इन्वेस्टमेंट है, ये कोई हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं कर रहे कि आज इन्वेस्टमेंट थोड़ा मार्केट इधर उधर हुआ तो पैसा पूरा डूब जाएगा, बिल्कुल नहीं। बट इवेंट का फायदा उठाना, वो भी डाटा के मदद के थ्रू, ठीक है, डाटा यूज करके, वो भी बहुत एक स्ट्रक्चर्ड वे में थिंकिंग होनी चाहिए। आप ये ध्यान में रखना कि मैंने कहा कि मई के बाद जून में उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया है, ठीक है। मई के एंड से उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया है, तो हम भी हमारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियस है, वो प्रोफेशनल है, एफआई मतलब प्रोफेशनल है, म्यूचुअल फंड मतलब प्रोफेशनल है। तो उनके प्रोफेशनलिज्म का हम भी बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट। उसके बाद हाँ, अभी म्यूचुअल फंड में क्या है कि मान लो रिलायंस है या टीसीएस है। ऑब्वियस चीज है, पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, पिछले 10-20 सालों में, ठीक है। बट म्यूचुअल फंड ही क्यों, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो एक पोर्टफोलियो, जहाँ जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि 50 60 70, एग्जांपल के लिए 50 लिया मैंने, 50 60 70 100 जितने भी कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करते। मान लो एक कंपनी डूब भी गया तो कोई पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता। शॉक एब्जॉर्बर का काम एज ए म्यूचुअल फंड करते। आपका ये ध्यान में रखना, कैपिटल प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपका कॉर्पस, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा, 2-4 लाख का हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं पर भी पैसा डालो। आज मतलब 1-2 लाख का तो कोई वैल्यू है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आप जो फोन में वीडियो देख रहे हो वो भी मेरे ख्याल से एप्पल का ही होगा, 1.5-2 लाख का, या फिर 30-40 हजार का तो होगा, 20-30 हजार का तो फोन यूज ही करते हैं नॉर्मली सभी लोग, ठीक है। बट डाइवर्सिफिकेशन या स्टॉक ऑब्जर्वर का काम किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका बड़ा पोर्टफोलियो है। मान लो 10 करोड़ 20 करोड़ का पोर्टफोलियो, उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं उसके वजह। हाँ, तो हम कहाँ पर थे कि डाइवर्सिफिकेशन, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आया था, ठीक है। तो मैंने कहा था कि बहुत एक बेसिक है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि हाँ कैसे क्या होता है, ठीक है। जो जिसके पास मान लो 10 20 20,000 30,000 का कैपिटल है, उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है कि मान लो वो एक शेयर में डाला वो पैसे डबल भी कर सकता है। बट जो मैंने कहा स्टार्टिंग में कहा या थोड़ी देर पहले कहा कि कैपिटल प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैपिटल प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है ना, कि जब आपके पास बहुत बड़ा कॉर्पस है, मान लो 20 लाख से 30 लाख से 40 लाख से 50 लाख है। और एक ध्यान में रखना, मैंने इंडस्ट्री में काम करता हूँ मैं, एक ध्यान में रखना कि लोगों के पास बहुत पैसा है। अगर आपके पास, अगर आप स्टूडेंट हो या कोई भी हो, अगर आपको लगता है कि 50 लाख 60 लाख के पोर्टफोलियो या 1 CR 10 CR के पोर्टफोलियो, बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियोज होते हैं लोगों के पास। तो ये ध्यान में रखना। और ऐसे नहीं कि वो जादू होता है, बिल्कुल नहीं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो कंटिन्यूस, ग्रेजुअली कंटिन्यूस आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ऑब्वियस कॉर्पस ग्रो ही होगा, राइट। आप कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग का इफेक्ट बहुत जबरदस्त आता है। तो जिसके पास बड़ा पैसा है ना, उसको क्विक मनी नहीं चाहिए बट कंसिस्टेंट मनी चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको एक शेयर करता हूँ कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, उसे बेचा नहीं जाता। मतलब कितना भी बड़ा सेल्स पर्सन हो, अब फोर्सफुली लोगों से इन्वेस्टमेंट नहीं करवा सकते या फिर इंश्योरेंस खरीद नहीं सकते।
कि सर आप ये ले लो, जब तक उसे वो नीड खुद से रियलाइज नहीं होती ना कि अरे यार गलती कर दी, इन्वेस्टमेंट किया होता तो बहुत अच्छा हुआ होता, जब तक वो खुद से रियलाइज नहीं होता ना, तब तक वो आप फोर्सफुली मेरे से खुद से तो ऐसा कन्विंस ही नहीं किया जाता कि हाँ आप ये करके देखो। नहीं भाई, जिसको करना है वो ऑब्वियस करेगा और वो दबा के पैसे करेगा। मैंने ऐसे भी लोग देखे कि वो 1-1 लाख का उनका मंथली एसआईपी जाता है, ठीक है, 2-2 4-4 लाख के तो वो भी देखे। बट 1 लाख वाले बहुत सारे लोग होते हैं। और ऑब्वियस चीज है, अगर आप साल का 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करोगे, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे, तो कॉर्पस भी बहुत बड़ा होगा, कोई 10-20 हजार का तो कॉर्पस नहीं रहेगा। और उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल पीपल की हेल्प, या फिर हम कहते हैं एक डाटा होना चाहिए, ठीक है, कि आपकी इकोनॉमी कैसी है, आपके इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है या नहीं। जैसे मैं आपको सिंपल चीजें बताता हूँ, मतलब ये स्ट्रेच करने की जरूरत है नहीं, या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग भी बहुत स्लोली आएगी। यूएसए यूएस का हर चीज का यूनाइटेड स्टेट्स डाटा रिलीज करता है कि एम्प्लॉयमेंट कितना है, और हर हफ्ते का डाटा होता है। अनएम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना चल रहा है, ठीक है, जीडीपी हर हफ्ते का, हर महीने का, घर कितने बिके हैं, अ, घरों का काम कितना चल रहा है, बहुत सारा डाटा यूएस रिलीज करता है। तो आप सोचिए कि डाटा क्यों रिलीज करते हैं, और उस डाटा का जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो एक अनुमान लगाते कि हाँ इकोनॉमी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, ग्लोबल इकोनॉमी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। तो ऐसा ही रैंडम इन्वेस्टमेंट का समय मतलब बिल्कुल चला गया है कि आप कहीं पर भी पैसा डालो और ग्रो होगा, बिल्कुल नहीं। मैं तो मतलब मेरा ये कहना है कि पिछले 4-5 सालों में बहुत लोगों ने पैसे कमाए, ऑब्वियस चीज है, बहुत अच्छा है। और म्यूचुअल फंड से कमाए, मैं ऐसे नहीं कि ट्रेडिंग से भी कमाए होंगे, नहीं कमाते लोग मोस्टली, बट ठीक है कमाए होंगे तो ठीक है। बट म्यूचुअल फंड का भी बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। बट जो आगे आने वाला जो समय है, बहुत इफेक्टिवली यूज करना पड़ेगा पैसा आपका। अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि सिंपल है, इलेक्ट गवर्नमेंट को, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इलेक्शन के दिन थोड़ा जो सीट्स है वो भी कम मिले, तो मार्केट ने 10% का पनिशमेंट दे दिया इन्वेस्टर्स को। या आप एक रैशनल वे से इन्वेस्टर से उनको सोचना चाहिए कि कोई ऐसा पैसे डबल करने का जगह है ही नहीं, आपका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। जिनको बहुत डर लगता है कि आप पैसे बहुत सेफ रखने, मतलब बहुत सेफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, हाइब्रिड फंड है, सेफ रहेगा, इक्विटी और डेट का बैलेंस इन्वेस्टमेंट होता है, फ्लेक्सी कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, ऐसा कोई नहीं। मुझे मालूम है कि ये बहुत फास्ट हुआ है आज का प्रोसेस, ठीक है, बट एक एक टॉपिक के ऊपर पूरा मैं फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वो काम को कौन कैसे करते हैं, आपको करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, एक एक टॉपिक पर बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। और ऐसे वीडियो लंबे रहेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि ये कोई ऐसा 5-10 मिनट का खेल नहीं है कि मैं आपको बता दूं और आप इन्वेस्ट करो और आपका कॉर्पस बड़ा हो जाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए उस तरह का, ठीक है। उसके बाद ये मैंने रिटर्न्स अटैच किए, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये कोई ऐसा आपको हिंट नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लो, बिल्कुल नहीं, जस्ट मनी कंट्रोल का डाटा है। और ये कोई ऐसा छुपा के डाटा होता नहीं है, कहीं भी आप देखोगे तो डाटा मिल जाएगा, मनी कंट्रोल का डाटा है कि मोतीलाल ओसवाल का, क्वांटी एलएसएस का, निप्पॉन, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एक्सिस वैल्यू, एक्सिस स्मॉल कैप, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, और उनके 10 साल के, 5 साल के, 3 साल के, 2 साल के रिटर्न है। और ये आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना, वीडियो को तो सबसे इंपॉर्टेंट सेव कर लेना। उसके बाद मैं एज अ कम्युनिटी की हर टाइम वीडियो बनाना, अभी ये मेरे ख्याल से 30-40 मिनट्स की वीडियो हुई होगी, तो हर टाइम वीडियो बनाना और गाइड करना बहुत मेरे लिए भी हेक्टिक होता है, क्योंकि मैं बहुत टेकी आदमी हूँ नहीं, मुझे रीड करने का बहुत शौक है। रिपोर्ट्स रीड करता हूँ, कॉन कॉल रीड करता हूँ, कंपनी के डाटा रीड करता हूँ, उसमें बहुत समझ आता है। और एक प्रॉपर कम्युनिटी, आप मुझे यहाँ पर, ये जो नंबर है यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, वहां पर आप मुझे टेक्स्ट डालिए, मैं आपको व्हाट्सएप का ग्रुप या कोई भी अगर ग्रुप हमने क्रिएट किया है, ठीक है, उसमें आपको मैं ऐड करूंगा, टेलीग्राम का भी हो सकता है या व्हाट्सएप का, मैं आपको वहां पर ऐड करूंगा। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर ही नंबर है, हाई कर देना, मैं आपको टेक्स्ट करूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, सभी को रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना, क्योंकि
डेली के डाटा एनालिटिक्स आने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने कहा मैं जो डाटा रीड करता हूँ, जो मैं म्यूचुअल फंड का होगा या स्टॉक्स का होगा, स्टॉक्स का तो मोस्टली नहीं करता मैं, म्यूचुअल फंड का, क्योंकि मैंने कहा कि अगर आपके पास 10,000 है तो आप सिंपली किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट अगर आपके पास 10 करोड़ से तो आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड बहुत एक अच्छा तरीका माना जाता है, सिंपल वे में, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर रोज का एनालिटिक्स आने वाला है। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।